बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, एयर इंडिया ने ढाका के लिए विमान सस्पेंड कर दिया है। जाहिर तौर पर जिस तरह के हालात इस वक्त ढाका में बने हुए हैं, परिस्थितियां जितनी अस्थिर और अस्थायी दिखाई दे रही हैं, एयर इंडिया ने विमान सेवा वहां सस्पेंड कर दिया गया है। और इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि बीएसएफ ने पूरे बॉर्डर पर अपने आप को अलर्ट करके वहां पर जो तैनाती है उसमें इजाफा किया है ताकि परिस्थितियों पर नियंत्रण रखा जा सके, क्योंकि और ट्रेन सेवाएं भी बंद की जा रही हैं, क्योंकि देखिए ये बहुत नाजुक वक्त है। इससे पहले जिन मुजीबुर रहमान की बात कर रहे थे डोगरा साहब, वो पिता थे शेख हसीना के, वो राष्ट्रपिता भी वहां कहलाते हैं, वो जनक कहलाते हैं बांग्लादेश के, वो राष्ट्रपति भी बने, लेकिन 75 में उनकी हत्या वहां पर हुई क्योंकि बहुत सारे आरोप, महंगाई से लेकर बहुत सारे मुद्दों पर वो घिर गए थे भ्रष्टाचार के, उनकी वहां हत्या हुई। लेकिन शेख हसीना और दूसरी बेटी शेख रेहाना दोनों जर्मनी में थी, इसलिए वो दोनों बच गई। वहीं दूसरी तरफ एक जो दूसरी लेगेसी है पूरे परिवार की, वो हम दिखाना चाहते हैं आपको, क्योंकि अब शेख हसीना तो वहां से निकल गई हैं, वो अब तीसरे मुल्क जा रही हैं। ऐसे में जो अंतरिम सरकार बनाने के लिए बात हो रही है, तो हमने आपको बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के बारे में बताया, तो जो बड़े शेख वहां पर आपको बता देते हैं। सबसे पहले ये खालिदा जिया हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं वहां की, और 91, 96 और 2001 से 2006 तक बांग्लादेश की ये प्रधानमंत्री रह चुकी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बाय स्पिरिट एंटी इंडिया इनका रहा है, भारत विरोधियों को समर्थन देने का इन पर आरोप लगता रहा है। 2024 के आम चुनाव का बीएनपी ने, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इनकी पार्टी ने बहिष्कार किया था। शेख हसीना फिर से 5वीं बार रिकॉर्ड तोड़ जीत के साथ वो पीएम बनी। जियाउर रहमान इनके पति, 2020 में भ्रष्टाचार के आरोप में 17 साल की इनको जेल हुई, और ये चेयरपर्सन है बीएनपी की। इनके बेटे को भी वहां से देश निकाला दे दिया गया और वो लंदन में रहते हैं, जिस पर सवाल इससे पहले सुशांत सरीन करे। अब शफीकुर रहमान, बांग्लादेश की कमान किसको मिलेगी हम बता रहे हैं, इस्लामी विचारधारा के प्रचार के लिए ये काम करते हैं। और शफीकुर रहमान जो है वो अल्पसंख्यक हिंदुओं का कट्टर विरोधी माना जाता है, और इस वजह से ये कैसे हम आपको बता रहे हैं कि अगर ये चेहरे वहां पर प्रबल हो जाते हैं तो भारत की चिंता है। शुरुआत में अलग बांग्लादेश की बात, कट्टरपंथी जमाते इस्लामी के ये प्रमुख है, और ये जमाते इस्लामी और बीएनपी का एक साथ आना बीते एक दशक में बांग्लादेश की सबसे बड़ी राजनीतिक प्रक्रिया के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि एक तो भारत विरोधी सेंटिमेंट दिखा है बीएनपी का, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का, खालिदा जिया की पार्टी का, और ये साहब शफीकुर रहमानी तो खुलकर भारत विरोधी है, हिंदू विरोधी है, और जो बड़े तादाद में हिंदू वहां पर रहते हैं उनको लेकर। लेकिन बात यही हो रही है, गरीबों के बैंकर के रूप में पहचान है इनकी, मोहम्मद यूनुस साहब की, इनका नाम आ रहा है। क्या कोई ऐसा चेहरा, 1983 में ग्रामीण बैंक की शुरुआत की थी, गरीबों को कम ब्याज दर पर कर्ज के पक्षधर हैं ये साहब, और मोहम्मद यूनुस जैसा माना ये जा रहा है कि क्या कोई ऐसा चेहरा आ सकता है जिससे पूरे देश में एक विश्वास भरोसा बढ़े बांग्लादेश में। और वहीं भारत के नजरिए से भी देखा जाए तो अच्छा है। ग्रामीण बैंक का प्लान दुनिया भर में सफल रहा, 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार इन्हें दिया गया है, मोहम्मद यूनुस की भी बहुत चर्चा है। तो हमने ये जो प्रबल चेहरे इस वक्त वहां पर दिख रहे हैं, उनकी हमने आपको पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी समझा दी है, उनका इतिहास समझा दिया है, जिससे आप भी समझ पाए कि क्या परिस्थिति बन रही है। जब आर्मी चीफ ये कहते हैं, डोगरा साहब आपकी बात बीच में काटी थी, तो 2 लाइन में आप बात पूरी कर लें, फिर मैं अगले मेहमान के पास जाऊंगी। डोगरा साहब, तो ये जो पूरी छोटी सी भूमिका मैंने दी थी, वो इसलिए दी थी कि एक बार स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट खत्म हो चुके थे, उसके बाद दोबारा इतनी भयंकर रूप में उनका आना, तो वो स्टूडेंट्स का नहीं है, इसके पीछे कुछ ताकतें हैं, और वो ताकतें मेरे हिसाब से आईएसआई में भी थोड़ी सी इनकरेजमेंट चाइना की तरफ से है। और ये जो आर्मी चीफ की आप बात कर रहे हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट होगी, दुनिया में कोई ऐसा आर्मी चीफ नहीं है जो इंटरिम को परमानेंट नहीं करता। सो हम थोड़ा इंतजार करें कि आर्मी चीफ क्या करवट लेते हैं। आफ्टर ऑल अगर उनको इतना ही सिविलियंस पे भरोसा था, तो अपनी ये जो रिश्तेदार है, शेख हसीना उनकी रिश्तेदार है उनकी वाइफ के थ्रू, बिल्कुल, तो उनको इस तरह 45 मिनट के नोटिस पे निकालते नहीं वो। सो स्थिति बहुत नाजुक है और भारत के लिए बहुत चिंताजनक है। बड़ी खबर इस वक्त की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। जाहिर तौर पर ऐसा माना जा सकता है बांग्लादेश के हालात की जानकारी वो उन्हें दे रहे हैं, और बांग्लादेश में जिस तरह से हर पल, आज सुबह से ही एक के बाद एक बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है,
इस मुद्दे पर विदेश मंत्री की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह अहम मुलाकात, जिसमें वो पीएम को ब्रीफ कर रहे हैं बांग्लादेश में बदलते हालात पर। मैं अन्य मेहमानों के पास, अब जनरल दो आपके पास आना चाहती हूं, क्योंकि देखिए चीन जाना शेख हसीना का और फिर वहां पर से मुलाकात नहीं होना और उनका पहले लौटना, कहना बेटी की तबीयत खराब है, वो समझ में आ गया था चीन को लेकर क्या परिस्थिति थी। फिर वो खुलकर कहती हैं भारत से रिश्ते और मजबूत करेंगे। इधर आईएसआई किस तरह से लगातार कोशिश कर रहा है कि इस तरफ वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी करे, कट्टरपंथी जो आवाजें हैं उनको मजबूत करके। क्या आप भी विदेशी हाथ देखते हैं इस आंदोलन के, इस तरह से अचानक उग्र, हिंसक, बेकाबू और तख्ता पलट तक परिस्थिति को पहुंचाने के पीछे? देखिए, इस वक्त ऐसी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता और ये तो वक्त बताएगा कि क्या कैसे ये डेवलपमेंट्स हुई। लेकिन इतना साफ है कि पिछले दिनों में जो हम प्रोटेस्ट देख रहे हैं वो सिर्फ मात्र छात्र नहीं थे, वो बाकी पार्टियां, बाकी वेस्टेड इंटरेस्ट उसमें जरूर शामिल हो चुके थे और इसी वजह से ये चीज आगे बढ़ी है। आईएसआई को, जो शेख हसीना की सरकार है, आईएसआई के फुटप्रिंट को वो काफी हद तक कम कर चुके थे और अब जब जमात और बीएनपी वगैरह जो आगे आने के जिनका अंदेशा है, यकीनन वो आईएसआई अपना फुटप्रिंट वहां पर ज्यादा बढ़ा पाएगी और जरूर यकीनन बढ़ाएगी। इस वक्त आर्मी चीफ जो है वो जान के सरकार नहीं बनाना चाहेंगे, लेकिन जो भी इंटरिम सरकार बनेगी, जो भी डिस्पेंसेशन आएगी, उसमें आर्मी एक प्री एमिनेंट पार्ट प्ले करेगी, यानी कि वो सत्ता के बिल्कुल पीछे आर्मी ही होगी जो कंट्रोल कर पाएगी। आखिरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमारी सिक्योरिटी स्थिति के बारे में, इंडिया और बांग्लादेश का, जैसे जनरल भाटिया ने बताया, कि सबसे लंबा बॉर्डर है, 4000 किलोमीटर से ज्यादा। हमारे को बॉर्डर्स पे कोई ऐसा खतरा नहीं है बांग्लादेश से इस वक्त। हमारी अपनी बीएसएफ वहां मुस्तैद है, हमें अपने बॉर्डर्स को डिफेंड करने में हमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन पोरस बॉर्डर है, वहां पे जो भी वायलेंस होगी उसका यहाँ पे स्पिल ओवर होना, माइग्रेशन होना, रेफ्यूजीज का आना, ये मुमकिन है। और सबसे बड़ी बात, जितने टेररिस्ट ग्रुप्स पहले वहां पर बॉर्डर के पार टेररिस्ट ग्रुप्स को शय मिलती थी और एनकरेजमेंट मिलती थी, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में आतंक फैलाते थे, वो होने की संभावना है फिर। और ये चीज हमारे को देखने की, इंडिया को, भारत को देखने की जरूरत है। और ये जो अस्थिरता है वो उन करोड़ों हिंदुओं के लिए भी है आशुतोष जी, जो वहां पर बसते हैं, रहते हैं, क्योंकि लगातार वहां पर जो उग्र व्यवहार है हिंदू समुदाय के साथ, उनके धार्मिक स्थलों के साथ, वो देखा जा रहा है। तो एक खतरा उन पर भी है अगर इस तरह की आवाजें वहां पर बुलंद हो रही हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जो ऐसे मामलों में क्या होता है, जो माइनॉरिटीज होती है उनको ज्यादा संकट से गुजरना पड़ता है। लेकिन इस वक्त जो बांग्लादेश के जो हालात है, उस हालात में वहां पे कोई भी व्यक्ति सुरक्षित होगा, मुझे इस बारे में थोड़ी सी अनिश्चितता इसलिए है क्योंकि अराजकता का माहौल है। जब वहां के लोग खुद प्रधानमंत्री के घर में घुस जाएं, वहां पे इस तरीके से घूम रहे हैं जैसे कि वो किसी पार्क में घूम रहे हो, तो आप समझ सकते हैं वहां पे किस तरीके का अस्थिरता है। और वहां लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से कोलैप्स कर चुका है। तो ऐसे में चाहे माइनॉरिटीज हो चाहे हिंदूज हो, वो सब खतरे में होंगे। और क्योंकि हिंदूज वहां पे 12% के आसपास उनकी आबादी है, तो और वहां पे कट्टरपंथी तबका है जो हिंदुओं को लगातार निशाने पर लेता रहा है, उनके मंदिरों को निशाने पर लेता रहा है, तो जाहिर सी बात है उनको खतरा बहुत बड़ा होगा। लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि भारत सरकार की जो पूरी नीति है वो पूरी तरीके से दुरुस्त है। और क्योंकि जल्दबाजी में किसी तरीके कोई फैसला नहीं लिया गया, ना ही किसी तरीके की कोई अभी तक कोई टिप्पणी वहां पर आई है। और ये इस बात को भी दर्शाता है कि अंततः सरकार को सरकार के स्तर पर ही टैकल करना होता है, सरकार के स्तर पर ही डील करना होती है। बात अच्छी होती है अगर हसीना वहां पे रहती प्रधानमंत्री के तौर पर, क्योंकि हसीना, जब आपको याद होगा जब तीसरी बार प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी तो उस वक्त शेख हसीना भारत आई थी और उनका इस्तकबाल भी किया गया था। अब वो नहीं है, तो भारत सरकार ये तो डिक्टेट नहीं कर सकता कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन राष्ट्रपति होगा। तो वैसे में भारत का वेट एंड वॉच की जो पॉलिसी है, मुझे लगता है दुरुस्त है, ठीक है, सही है। अब ये इस पर निर्भर करता है कि उनको शेख हसीना को वो यहाँ पे असाइलम देना चाहते हैं, नहीं देना। मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे किसी तरीके को असाइलम देने की बात हो रही है, और शायद उनको सेफ पैसेज दिया गया है। एक दोस्त के नाते उनका सम्मान भी यहाँ किया गया है, उनको सुरक्षित लाया गया है।
लेकिन अगर वो यहाँ पे बनी रहती है तो शायद भारत के लिए ज्यादा संकट होगा, ज्यादा दिक्कत पैदा होगी। बांग्लादेश का क्या होगा सुशांत सरीन जी, क्योंकि सवाल बहुत चौड़ा है, बड़ा है, लंबा है, लेकिन सिंपल है, और वो ये है कि क्या यहां से हम, क्योंकि जो ऑप्शंस भी दिखते हैं वहां पर वो सब के सब उतने ही भ्रष्ट, उतने ही सवालों के घेरे में, और भारत के नजरिए से शेख हसीना का वहां पर रहना एक कंफर्टेबल स्थिति बनी हुई थी। हाँ, बट वो देखिए, कभी ना कभी तो स्थिति चेंज होनी थी, और हम ये उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि शायद जब वो स्थिति चेंज होगी तो वो हमारे हित में ही होगी। खैर एनीवेज, अभी जो लेटेस्ट खबर आ रही है, कुछ नाम अनाउंस हुए हैं बांग्लादेश से, जो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी उसमें 3 या 4 फौजी अफसर हैं, आला अफसर, कुछ जजेस हैं और कुछ एकेडमिक्स हैं। एक टोकन हिंदू भी रख दिया उन्होंने उसमें, लेकिन जो इनकी छवि है उन सबकी बड़े मिडिल ऑफ द रोड टाइप के नजर आते हैं। कोई एक तरफ कोई कट्टरपंथी छवि के लोग नहीं हैं, बड़े नॉर्मल मॉडरेट से लोग हैं। अब क्या ये जिन लोगों को चुना गया है इंटरिम सरकार के लिए, क्या वो स्वीकार्य होंगे जो विपक्षी दल हैं या जो उपद्रवी नेता हैं उनके लिए? पहली बात, अगर ये हो जाता है तो फिर उसके बाद चुनाव कब तक होंगे? क्या चुनाव होंगे या यही सरकार कुछ महीने, शायद 1-2 वर्ष के लिए चलेगी? और फिर जो इनकी आर्थिक नीतियां हैं, क्योंकि मेरे ख्याल आप ही या आपसे पहले वाले प्रोग्राम में बात हो रही थी कि लगभग $10 अरब का नुकसान हो चुका है ऑलरेडी। ये एक ऐसे समय में जबकि बांग्लादेश जो है ऑलरेडी एक IMF प्रोग्राम में है, और आर्थिक दिक्कतें तो आ रही थी क्योंकि IMF प्रोग्राम में थे, महंगाई थी, बेरोजगारी भी बढ़ रही थी, और ये तब था कि जब हमारे बहुत सारे एमिनेंट इकोनॉमिस्ट जो अमेरिका में रहते अमेरिका में हैं, नसीहत भारत को देते हैं और अपने रेलेवेंस भारत में ढूंढते हैं, वो सब हमारे को नसीहत दिया करते थे कि देखिए बांग्लादेश को देखिए, श्रीलंका को देखिए, कितनी तरक्की कर रहे हैं। तो खैर वो भी पोल खुल गई है आज, लेकिन आर्थिक हालात जो हैं वो अभी संभलेंगे नहीं, और क्योंकि बांग्लादेश एक एक्सपोर्ट इकोनॉमी है प्राइमरीली, तो एक्सपोर्ट की जो आपकी मंडियां हैं उस पर इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत सारा माल जो आपने डिलीवर करना है वो नहीं कर पाएंगे, इंडस्ट्री ठप हो जाती है, सारा कारोबार रुक जाता है, आपकी डेडलाइंस मिस हो जाती हैं, तो वो एक अलग उथल पुथल होगी जो आगे चल करके शायद हम आपको नजर आएगी। तो हालात अच्छे नहीं हैं और चंद हफ्तों के लिए, महीनों के लिए अच्छे नहीं रहेंगे, और उसका जो इम्पैक्ट है वो काफी अरसे तक रहेगा। तो मेरे ख्याल बांग्लादेश के लिए अच्छे दिन नहीं है।